स्टूडेंट, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन DOE का सैम्पल पेपर मिड टर्म एग्जाम 22-23 क्लास 10 साइंस का, इसका हमने सेक्शन ए और बी कर लिया था, तो वहाँ आप वीडियो से चेक कर सकते हैं। एंड जो भी वीडियो है उसको शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज हम करने जा रहे हैं सेक्शन सी, जो आपके मिड टर्म एग्जाम एंड प्री बोर्ड एग्जाम या फिर बोर्ड एग्जाम में हेल्प करेगा, आपको यूज़फुल रहेगा। तो ध्यान से देखेंगे। इसका सेक्शन ए और बी हमने कर लिया था, तो आप चेक कर लेना। तो देखिए सेक्शन सी है, क्वेश्चन 27 से स्टार्ट है। इसका ए पार्ट देखेंगे, व्हाट आर आयनिक कंपाउंड्स, व्हाई आयनिक कंपाउंड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ओनली इन अ मॉल्टन स्टेट। तो सबसे पहले आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं। तो देखिए आयनिक कंपाउंड क्या है, द केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे केमिकल बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर करने से यानी गेन और लॉस करने से बनते हैं, या तो गेन होगा इलेक्ट्रॉन का या लॉस होगा। तो उस टाइप के कंपाउंड को, उस टाइप के केमिकल बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो सच टाइप ऑफ कंपाउंड फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड। तो यहाँ पे बॉन्ड को हटा देना, ठीक है। तो जस्ट ऐसे लिख देना, बॉन्ड की जगह आप क्या यूज़ करोगे, कंपाउंड। कंपाउंड्स, यहाँ पे भी कंपाउंड फॉर्म बाय, इस वर्ड को हटा देना, कंपाउंड फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वन एटम टू अनदर इज कॉल्ड आयनिक कंपाउंड, ठीक है। अब आयनिक कंपाउंड में अगर सॉलिड स्टेट में होता है आयनिक कंपाउंड, ठीक है, यानी अगर वो सोल्यूशन के अंदर नहीं है, सॉलिड स्टेट में है, तो उसमें आयंस तो होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ऐसा नहीं है, बट वो फिक्स्ड पोजीशन में होते हैं, जिसके कारण वो किसके कारण फिक्स पोजीशन में होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण, ठीक है। तो इसलिए वो फ्री मूव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड में अगर फोर्स पूछे तो कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, जिसके कारण वो मूव नहीं कर पाएंगे। आयन होंगे, प्रेजेंट होंगे सॉलिड स्टेट में भी, बट वो मूव नहीं करेंगे, ठीक है। इसलिए ये नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। कौन से वाले, सॉलिड वाले। तो ये क्वेश्चन मैंने एक एक्स्ट्रा बता दिया आपको, ये लिखना नहीं है आपको। अगर आपके जो क्वेश्चन है उसमें तो सिर्फ आपसे पूछा है कि मॉल्टन स्टेट में क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ठीक है। तो मॉल्टन अब अपने मेन क्वेश्चन में आते हैं, मॉल्टन स्टेट में ही ये इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करते हैं। तो ये है इसका आंसर, इन मॉल्टन स्टेट द क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज ब्रोकन डाउन। जो भी कंपाउंड का क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वो ब्रेक हो जाता है और आयन ना फ्री हो जाते हैं। अब आयन फ्री हो जाएंगे तो वो मूव करेंगे, और मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, यस। तो मॉल्टन स्टेट में ही वो क्या हो पाते हैं, या प्रेजेंस ऑफ वाटर में ही, या तो मॉल्टन स्टेट या प्रेजेंस ऑफ वाटर में ही वो क्या कर पाते हैं, ब्रेक होते हैं और फ्री हो जाते हैं, जिसके कारण मूव करते हैं, और मूव करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। क्लियर। तो आपका जो क्वेश्चन था, जस्ट पहले तो आयनिक कंपाउंड को डिफाइन करना है, एंड देन आपको होना है कि वो मॉल्टन स्टेट में क्यों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ठीक है। तो आपको मेन ये ही लिखना है, पहले तो उसकी डेफिनेशन लिख लेना, बॉन्ड को हटा के यहाँ पे कंपाउंड वर्ड ला लेना। उसके बाद ये नहीं लिखना, ये मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताया, रीज़न बताया, ठीक है। और ये आपको ये वाला पार्ट लिखना है इसमें, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है, अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखूँ तो नेक्स्ट है इसमें, शो द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मेशन बताना है। मैग्नीशियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है, ठीक है। तो उसका आप फॉर्मेशन दिखाएंगे। तो देखिए फॉर्मेशन दिखाने के लिए आपको ना एक इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होता है, ये Mg के लिए कैसे होगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इसका आपको एटॉमिक नंबर पता है 12 होता है, 282 कॉन्फिगरेशन होगा। जितने लास्ट में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, उतने आप डॉट रिप्रेजेंट कर देंगे। तो अगर आप Mg का जस्ट डॉट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंटेशन करना को आएगा तो ये करना है आपको, ठीक है। ऐसे क्लोरीन का अगर आएगा तो क्लोरीन का नंबर कितना होता है 17, 287, लास्ट में कितने हैं 7, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7 है। तो 7 डॉट या क्रॉस बना देंगे आप, 2 2 6 और 1 7, ठीक है। अब आपको मैग्नीशियम क्लोराइड बनाते हुए दिखाना है ना, तो आप क्या करेंगे, इसके पास 2 एक्स्ट्रा डॉट है, तो ये 2 अपने एक्स्ट्रा डॉट ना डोनेट करेगा क्लोरीन को, ठीक है। तो ये लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन को। तो इसके पास तो 7 है ना, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है ना, तो एक की ज़रूरत है ना, 7 है, अगर एक और मिल जाए तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये एक जो इसका एक्स्ट्रा है वो इस वाले को मिल जाएगा, ठीक है। बट अभी भी इसके पास एक है, तो एक और क्लोरीन आएगा, तो उसके पास भी अपने 7 होंगे, है ना, ठीक है। अब इसका ये वाला एक इसको मिल जाएगा। तो Mg ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया ना, एक Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया। तो लॉस किया, तो अगर बोले लॉस किया, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, सॉरी, तो यानी कि इसमें इसने तो उधार दिया ना, तो इस पर 2+ चार्ज आ जाएगा। जब लॉस करेगा तो इस पर चार्ज कैसा आएगा, प्लस का आएगा, ये ध्यान रखना। तो 2+ का चार्ज का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, ठीक है। अब क्लोरीन ने, देखिए एक क्लोरीन की बात करूँ तो एक ही तो इलेक्ट्रॉन का गेन किया है इसने, है ना,
एक क्लोरीन ने तो एक ही इलेक्ट्रॉन का गेन किया, तो एक नेगेटिव चार्ज आएगा। बट कितने क्लोरीन ने किया है? 2 क्लोरीन ने, तो 2 आप यहाँ लगाएंगे, यहाँ मत लगाना 2 एक क्लोरीन को तो एक ही मिला है ना, तो इसने उधार लिया तो माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो क्लोरीन था, उसने एक इलेक्ट्रॉन क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है ना, तो इस पर गेन करने का मतलब प्लस लेने का मतलब क्लोरीन पे माइनस चार्ज आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए इसका जो डॉट है ये तो हट गया यहाँ से, बट इसके जो डॉट यहाँ आ गए वो आपको दिखाने पड़ेंगे। 7 इसके खुद के और 1 इसका ये, और कितने क्लोरीन आए? 2। ठीक है, तो Mg पे 2+, और देखिए क्लोरीन पे वैसे तो एक माइनस है, बट 2 है तो 2 माइनस बन गए ना, तो बैलेंस हो गया चार्ज। तो ये जो कंपाउंड बना ये न्यूट्रल होगा, ना ये आयनिक होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 2+ इसने दिए और 2- इसने ले लिए, 2 क्लोरीन ने मिलके, तो यानी कि इसमें अब कोई चार्ज नहीं। अगर चार्ज की बात करें MgCl2 में नो चार्ज। ठीक है, बट यहाँ पे अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए तो 2+ का चार्ज, और इसने गेन किया है कितने ने? 2 ने, तो 2- का चार्ज। ठीक है, तो ऐसे करके आपको इसका फॉर्मेशन दिखाना है, इंपॉर्टेंट है ये। तो ये MgCl2 क्या होता है? एक आयनिक कंपाउंड होता है जो भी इलेक्ट्रॉन के गेन या लॉस से बनते हैं। ठीक है, तो अगर आपको इसमें पूछ ले Mg में कितने प्रोटॉन है, तो 12, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 12। बट अगर Mg2+ में पूछे तो प्रोटॉन तो 12 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितना है? 12 - 2 10 हो जाएगा। ऐसी क्लोरीन में अगर जस्ट क्लोरीन में पूछे तो इलेक्ट्रॉन तो 17, प्रोटॉन भी 17 है, इलेक्ट्रॉन भी 17 है ना। बट अगर Cl- में पूछे तो प्रोटॉन तो 17 है, चेंज नहीं होगा, बट इलेक्ट्रॉन 17 में 1+ हो जाएगा। समझ आ गया? तो इस तरह से एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी बन के आ सकते हैं MCQs में। क्लियर? तो ये फॉर्मेशन है आयनिक कंपाउंड का। नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर रिडॉक्स रिएक्शन, और फिर उसके बाद एक रिएक्शन और दिया है, उसमें आपको बोला है कौन रिड्यूसिंग एजेंट और कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो रिडॉक्स रिएक्शन तो फर्स्ट चैप्टर में आपने किया ही होगा, जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है तो उसे रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब देखिए ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो सबसे पहले तो हम रिडॉक्स रिएक्शन बता देते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन अकर टुगेदर इज अ रिएक्शन इन रिएक्शन, तो उस रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। अब ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। जब कोई ऑक्सीजन किसी में ऐड हो जाएगी या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगी तो वो ऑक्सीडेशन होगा। रिडक्शन का मतलब ऑक्सीजन रिमूव होगी बट हाइड्रोजन ऐड होगी। ठीक है, तो जब ये दोनों एक साथ होंगे तो उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। अब जैसे ये है हमारा, ठीक है, जो हमें फर्स्ट पार्ट इसका जो बी पार्ट दिया है Zn कॉपर सल्फेट वाला, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि Zn पहले सिंगल था, है ना। अब ये Zn सल्फेट के पास आ गया, तो देखिए Zn पे पहले ये एटम था ना, इस पर कोई चार्ज नहीं था, बट जैसे ही ये SO4 के साथ अटैच हुआ तो SO4 के पास 2 नेगेटिव चार्ज है, तो इस पर कितना चार्ज होगा? 2 पॉजिटिव, है ना, तभी तो ये कंपाउंड बना बैलेंस होके। तो ये Zn से किस पे चला गया? Zn2+ पे। ऐसी कॉपर सल्फेट, जब कॉपर सल्फेट के साथ था तो इस पर 2- है, तो इस पर कितना चार्ज था? 2+। तो इस साइड लेफ्ट हैंड साइड कॉपर 2+ था, बट अगर इधर देखा तो इधर तो ये एटम में चेंज हो गया, तो ये कॉपर में चेंज हो गया, अब इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो Zn ने क्या किया? जब 2+ चार्ज आता है तो उसने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, अभी मैंने बताया था, और 2+ से 0 चार्ज हो गया, यानी चार्ज कम हो गया। चार्ज कम होने का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गया है? प्लस हो गया है। ठीक है, समझ आ गया? चार्ज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन कम होता है, और चार्ज घटता है तो इलेक्ट्रॉन प्लस होता है, तो ये याद रखेंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है तभी तो पॉजिटिव चार्ज आया है, तो ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। और कॉपर में चार्ज कम हुआ है, तो चार्ज कम होने का मतलब इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे? रिडक्शन। तो आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड देखनी है, ये याद रखना। तो देखिए यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन हुआ है तो ये ऑक्सीडाइज हुआ है जिंक। अब जो ऑक्सीडाइज होता है वो खुद क्या होता है? Zn ऑक्सीडाइज हुआ है ना, तो ये क्या होगा? सॉरी, Zn ऑक्सीडाइज हुआ है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ठीक है, और अगर कॉपर सल्फेट की बात करें तो इसमें कॉपर, जो लेफ्ट हैंड साइड का कॉपर सल्फेट है, वो उसने गेन किया था ना, तो वो खुद क्या हुआ है? रिड्यूस हुआ है। क्लियर? तो ये ऑक्सीडाइज हुआ है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है जो ऑक्सीडाइज हो, और जो रिड्यूस हुआ है वो क्या होगा? वो होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आपसे रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा था, तो ये आपको पूरा समझ आ गया होगा। ठीक है, और भी इसके ऐसे इससे रिलेटेड, रिडॉक्स रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन हम बहुत सारे करेंगे, वो आप वीडियो में जुड़े रहना बाद में भी, तो वहाँ पे आपको ये और समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये कंप्लीट हो गया ना, रिडॉक्स भी पूछ लिया और ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट भी।
बता दिया। तो ये आपको पता होना चाहिए कि लॉस होता है तो ऑक्सीडेशन होता है, गेन होता है तो रिडक्शन होता है। जो ऑक्सीडाइज हुआ वो रिड्यूसिंग होता है एजेंट, और जो रिड्यूस हुआ, ये रिड्यूस हुआ है ना, ये वाला पार्ट लेफ्ट में देखना है, राइट में कुछ नहीं देखना, लेफ्ट साइड में देखना है। ये ऑक्सीडाइज हुआ है तो ये रिड्यूस हुआ है। अब ये रिड्यूस हुआ है तो ये खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो ऑक्सीडाइज, इसने ये रिड्यूस हुआ ना खुद, तो इसने इसको ऑक्सीडाइज होने में हेल्प करी है। तो जो ऑक्सीडाइज होने में हेल्प करे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है, और जो रिड्यूस करने में हेल्प करे वो रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो ऑक्सीडाइज हो खुद वो रिड्यूसिंग होता है, और जो रिड्यूस हुआ खुद वो ऑक्सीडाइजिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सेक्शन सी का। हाँ, तो इसमें यही पूछा था रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये मैंने आपको बता दिया। 29 क्वेश्चन देखेंगे। डॉक्टर यूजेज अ वाइट पाउडरी सब्सटेंस ए पाउडरी सब्सटेंस, उसने मिक्स किया वाटर के साथ और एक कंपाउंड बी मिल गया उसको, और वो कंपाउंड किस काम आता है, बोन को फ्रैक्चर करने में हेल्प करता है। तो ये तो आपने पढ़ रखा है, बोन को फ्रैक्चर करने में हेल्प क्या करता है, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस करता है ना। तो ए रिएक्शन बना लीजिए आप, ए में हमने वाटर मिक्स किया तो बी मिला, ठीक है। अब ए में वाटर मिक्स किया तो ए में ए क्या था, पीओपी था। पीओपी क्या होता है, वाइट पाउडर होता है, वो हिंट भी दे दिया आपको, है ना। तो पीओपी की फार्मूला क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर होता है। इसमें अगर वाटर क्रिस्टलाइजेशन पूछी जाए कैल्शियम सल्फेट प्लास्टर ऑफ पेरिस में, तो हाफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, याद रखना, या हाफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। फिर इसको हमने 1.5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन दिया, ठीक है। अब इसमें अगर हमने 1.5 दिया तो ये हाफ और हाफ 2 हो गए ना। तो ये जो बना ना कैल्शियम सल्फेट 2H2O, ये जिप्सम बन जाएगा। तो बी कंपाउंड क्या होगा, जिप्सम, और ए क्या होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। क्लियर हो गया। तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो वाइट पाउडर होता है, और जो जिप्सम होता है वो हार्ड मास बन जाता है, ठीक है, क्लियर। और अगर इसका रिवर्स रिएक्शन करेंगे तो ये जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। तो यहाँ से आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, बट टेम्परेचर कितना देना पड़ेगा, 100 डिग्री सेल्सियस, उससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि वो अगर ज़्यादा हुआ 100 डिग्री सेल्सियस से, तो ऑल वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, हीट होके हट जाएंगे ना, तो वो फिर सेट नहीं हो पाएगा, डेड प्लास्टर बन जाएगा, ठीक है। तो अगर ये बैक रिएक्शन करूँ मैं, ये यहाँ और ये यहाँ, तो कितना टेम्परेचर देना है, 100 डिग्री। रीज़न क्यों, क्योंकि अबव 100 ऑल वाटर मॉलिक्यूल्स heat by heating remove and this POP is dead, ठीक है, क्लियर। तो ये आपको ए कंपाउंड पूछा था, तो ए कंपाउंड आपका क्या बना, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, और बी क्या बना आपका, जिप्सम, ये याद रखेंगे। गिव एनी 2 यूजेस ऑफ कंपाउंड ए। कंपाउंड ए पीओपी किस काम आता है, ये देखिए, ये पीओपी के यूजेस तो आपने पढ़ रखे हैं। एक तो ये फ्रैक्चर्ड बोन को ठीक करने के काम आता है, ठीक है। उसके अलावा ये स्टैच्यू बनाने में यूज़ होता है, ठीक है, कास्ट वगैरह बनाने में, मूर्ति वगैरह, ठीक है। प्लास्टर फॉर ब्रेकिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स, ये लिख लेना अपने आप, ठीक है। तो इस सब जगह पे पीओपी यूज़ होती है, ठीक है। स्टैचू, कास्ट, या फिर वॉल्स को वॉल्स में यूज़ होता है ना, क्लियर। तो इसके यूजेस आपको आने चाहिए। नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट, चॉइस वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ क्लोर एल्कली प्रोसेस, व्हाट आर द प्रोडक्ट फॉर्म इन दिस प्रोसेस एंड यूजेस बताने इन प्रोडक्ट्स के। तो क्लोर एल्कली प्रोसेस तो आपने पता होगा, NaCl जो हमारा सॉल्ट है उससे बहुत सारे कंपाउंड बनते हैं। उनमें से एक है जब आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना होता है, ठीक है। तो क्लोरो एल्कली प्रोसेस क्या है, जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे किसका, सोडियम क्लोराइड का, क्योंकि सोडियम क्लोराइड से ही आपके सारे इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड बनते हैं। तो जब NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब समझ आ गया, वाटर ऐड करेंगे, ठीक है, और उसको इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी पास इन वाटर, ठीक है, तो उसको हम इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। तो NaCl में हमने इलेक्ट्रोलिसिस किया, इलेक्ट्रिसिटी पास की, उसके बाद NaCl H2O तो देखिए आपको पता है H+ और OH- में ब्रेक होगा, Na को तो OH पार्ट मिल जाएगा, NaOH बन जाएगा। अब ये देखिए H बचा तो H2 गैस बन जाएगी, और साथ में Cl भी बचा तो Cl2 गैस बन जाएगी। तो जब भी NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है, जिसको हम कास्टिक सोडा कहते हैं,
और साथ में क्लोरीन गैस मिलती है और हाइड्रोजन गैस। इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, क्लोरैल्करी। इंपॉर्टेंट है ये। अब इसमें प्रोडक्ट आपको दिख रहा है क्या क्या बन रहा है, तो ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है। तो सबके आपको ना नाम लिखने हैं और उनके यूजेस बताने हैं। तो मैंने बहुत सारे यूजेस लिख दिए, आप दो दो लिख लेना बस, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा, जिसमें हम सोप बनाने में, डिटर्जेंट बनाने में यूज़ करते हैं। बॉक्साइड जो एल्यूमिनियम ओर होती है उसको प्यूरीफाई करते हैं। डाई ब्लीच बनाने में इसका यूज़ करते हैं, ऑयल रिफाइनिंग में, पेपर बनाने में। तो मैंने बहुत सारे लिखे, आप दो ही लिखना, ठीक है। बट अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आया कि इसके यूजेस बताओ, तब तो 5 लिखने पड़ेंगे। क्लोरीन गैस ये किस काम आती है, डिसइंफेक्टेंट वाटर को प्योर फॉर्म करने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, पीवीसी CFC पेंट्स बनाने में, सॉल्वेंट ड्राई क्लीनिंग के लिए बनाने में, जिसको हम ट्राई क्लोरोइथेनॉल बोलते हैं, ट्राइक्लोरोइथेन, ठीक है। तो ये समझ आ गया होगा। यूजेस इतने सारे नहीं बताने हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जुड़े हुए इसमें, तो दो दो ही बता देना। हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स में यूज़ होता है, HCl प्रोडक्शन में यूज़ होता है, अमोनिया फर्टिलाइजर बनाने में यूज़ होता है, मिथेनॉल को बनाने में यूज़ होता है, CH3OH यूज एज फ्यूल फॉर रॉकेट्स में फ्यूल के रूप में यूज़ होता है, ठीक है। तो ये सारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेम द फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे। फूड मेकिंग प्रोसेस क्या है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब इसके इंपॉर्टेंट इवेंट्स बताने फोटोसिंथेसिस के। तो पहले तो बता देना फूड प्रोसेस क्या है, फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में। अब इवेंट क्या क्या होती है, सबसे पहले तो देखिए, पहले रिएक्शन आपको पता होना चाहिए फोटोसिंथेसिस का, बायो में भी आ जाता है ये। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेते हैं प्लांट्स, और साथ में सनलाइट लेते हैं, और क्लोरोफिल लीव्स से मिल जाता है, तो ग्लूकोज बन जाता है, ये ग्लूकोज है, एंड ऑक्सीजन रिलीज होती है, ठीक है। ये फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है। हाँ, अगर रेस्पिरेशन रिएक्शन आ गया तो पहले ये लिखना है इस साइड, और ये बन जाएगा इस साइड, उल्टा होता है रेस्पिरेशन रिएक्शन। तो समझ आ गया। और फोटोसिंथेसिस लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है ना, तो ये डीकम्पोजिशन होता है, ये याद रखना। और रेस्पिरेशन में हीट रिलीज होती है, तो वो क्या होगा, एक्सो होगा, ये एंडो होगा। लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, एंडो, ठीक है। और उसमें रेस्पिरेशन होगा तो हीट रिलीज होगी ना एनर्जी फॉर्म में, तो वो एक्सो होता है। ये भी पूछ सकते कई बार। तो 3 इवेंट्स क्या क्या है फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड। एक तो लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करती है, कौन एब्जॉर्ब करेगा, क्लोरोफिल, जो वाटर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कर देगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में, पहली इवेंट। दूसरी, लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो जा रही है केमिकल एनर्जी में। उसके बाद रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है, ऑक्सीजन हट रही है ना कार्बन डाइऑक्साइड में से, तो रिडक्शन हो रहा है जिससे कार्बोहाइड्रेट्स बन रहे हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड इवेंट्स है, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट आपको 31 क्वेश्चन में ये रे डायग्राम ना कंप्लीट करने हैं। तो ये कौन सा मिरर होता है, कॉनकेव, जिसमें इंटरनल यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग होगा और यहाँ पॉलिशिंग होगी, ठीक है। तो ये कैसा है, कॉनकेव मिरर है। तो यहाँ पे फोकस से जब लाइन जाएगी, फोकस से जब भी इंसिडेंट होती है लाइट, तो पैरेलल चली जाती है। तो ये कंप्लीट करेंगे, तो ये फोकस से इंसिडेंट हुई, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के कैसे जाएगी, पैरेलल होते हुए चली जाएगी। तो रिफ्लेक्टेड बनानी थी आपको, तो ये पैरेलल बनानी है। जब भी फोकस से आएगी तो पैरेलल जाएगी। यहाँ भी देखिए, ये कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो, लाइट इंसिडेंट तो हुई है फोकस पे, इसका फोकस इस साइड होता है, तो एरो से दिखाना होता है, बट ये कन्वर्जन नहीं करता। कॉन्वेक्स मिरर लाइट को डाइवर्स करता है। तो रूल तो वही कि फोकस से आएगी तो पैरेलल जाएगी इसके, बट यहाँ से पैरेलल मत खींचना, ऐसे डाइवर्स, यानी कि पैरेलल तो खींचेंगे बट मिरर के अंदर नहीं, मिरर के बाहर, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्टेड लाइन होगी, क्योंकि मिरर क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो जब फोकस से आएगी तो पैरेलल चली जाएगी, फोकस से आएगी तो पैरेलल चली जाएगी, क्लियर। अब ये भी कॉन्वेक्स मिरर है। तो यहाँ पे देखिए, लाइट पोल पे पड़ रही है, पोल होता है ना, तो पोल पे पड़ रही है, तो जितने एंगल से पड़ी है उतने ही एंगल से क्या हो जाएगी, तो ये आई है तो यार उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्लियर। तो ये मैंने कंप्लीट कर दिया रे डायग्राम। तो रूल याद रख लेना रे डायग्राम के, अगर फोकस आएगी तो पैरेलल, पैरेलल आएगी तो फोकस से रिफ्लेक्ट हो जाती है, अगर पोल पे पड़ती है तो इक्वल एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाती है, ठीक है। और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी तो उसी लाइन से वापस चली जाती है। मिरर ऐसी लेंस में भी होते हैं, तो आप चैनल से जुड़े रहेंगे तो लेंस की भी आपको डिटेल में बता दूंगी। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें ये तो हो गया 32। अ पर्सन यूजेस कॉन्वेक्स लेंस पैक्स यूज़ कर रहा है, कौन सा डिफेक्ट है उससे, अगर वो कॉन्वेक्स लेंस यूज़ कर रहा है, उससे रिलेटेड डायग्राम बनाने आपको, डिफेक्ट टाइप आई से या करेक्शन से रिलेटेड। उसके बाद एक पावर भी निकालनी है आपको, फोकल लेंथ दी हुई है। तो देखिए, जब भी ना कॉन्वेक्स लेंस यूज़ होता है ना, तो हाइपरमेट्रोपिया होता है, ठीक है, ये याद रखेंगे। हाइपरमेट्रोपिया हम कहते हैं लॉन्ग साइटेडनेस को। तो पर्सन में इसमें क्या होता है, नियर बाय ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाता, लॉन्ग साइटेडनेस है तो दूर का देख पाएगा,
बट पास का नहीं देख पाएगा। तो ये याद रखना, हाइपरमेट्रोपिया लॉन्ग साइटेडनेस, तो दूर का दिखता है बट पास का नहीं दिखता, ये याद रखेंगे। तो यहाँ पे नियर पॉइंट जो होता है ना 25 से ज़्यादा हो जाता है, तो यू जो है आप 25 लेंगे और यू नेगेटिव लेते हैं। तो अगर इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं हाइपरमेट्रोपिया के तो यू नेगेटिव लेना है, और वी आपको क्वेश्चन में दिया होगा या निकालना होगा, और पावर भी निकालने को आ सकती है। तो आप लेंस फॉर्मूला लगा देना 1/f = 1/v - 1/u, तो इससे न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो जाएंगे। याद रखना हाइपरमेट्रोपिया में यू आपको -25 रखना है। कॉजेस अगर पूछे इसका मतलब हाइपरमेट्रोपिया का कॉज क्या है, तो इसमें लो कन्वर्जिंग पावर हो जाती है आई की, यानी कि किस कारण से, फोकल लेंथ बड़ी होने से आई बॉल स्मॉल हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो अगर इसका डिफेक्ट का डायग्राम देखें तो देखिए, अगर इस डिफेक्ट से रिलेटेड आई है ना, तो नॉर्मल जो पॉइंट है ना वो 25 से क्या हो गया, मैंने बताया ना दूर हो जाता है। तो यहाँ से अगर आप 25 से देखोगे ना नॉर्मल पॉइंट से, तो ये लेंस जो है ना ये इमेज को रेटिना से बाहर बना देगा। ये यहाँ होनी चाहिए थी ना, रेटिना पे ही होता है रेटिना, पर रेटिना से बाहर चली जाती है, तो इमेज यहाँ पे रेटिना के बाहर बन जाती है अगर ये डिफेक्ट है। अब अगर इस डिफेक्ट को ठीक करना है तो करेक्शन करने के लिए आपको यहाँ पे लेंस लगा देना, कौन सा वाला, कन्वर्जिंग लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। तो यहाँ पे नॉर्मल पॉइंट यहाँ था, अब इसने क्या किया, हमें तो दूर से दिख रहा है, तो दूर से दिख रहा है अगर, तो ये लाइट रेज आएंगी और ये कन्वर्स पहले ही कर देगा इसको, यानी कि बाहर ना लग करके पहले ही कन्वर्स कर देगा, ठीक है। तो रेटिना पे आ जाएगी इमेज, तो ऐसे इसका करेक्शन दिखा देना। तो इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। अगर इसी में आपको बोल देते कॉनकेव लेंस यूज़ हो रहा है तो फिर हाइपरमेट्रोपिया नहीं होता, फिर आपको कॉनकेव लेंस में कौन सा डिफेक्ट है, मायोपिया, तो शॉर्ट साइटेडनेस। इसमें शॉर्ट साइटेडनेस है तो इसमें दूर का नहीं दिखेगा, पास का दिखेगा। तो जब भी देखे मायोपिया है, शॉर्ट साइटेडनेस, तो पास का दिखेगा, शॉर्ट साइटेडनेस है तो पास का दिखेगा बट दूर का नहीं दिखेगा। इसमें फार पॉइंट है ना आई का इन्फिनिटी से, क्योंकि दूर का नहीं दिख रहा ना मायोपिया में, तो यानी कि फार पॉइंट इन्फिनिटी से कम होगा, यानी इसमें यू इन्फिनिटी रखेंगे, ठीक है। जब भी इसके न्यूमेरिकल आएंगे मायोपिया के तो आपको यू इन्फिनिटी रखना है। वी आपको या तो क्वेश्चन में दिया होगा, अच्छा बोल देंगे कि ना इस वाले क्वेश्चन में अगर बोल देंगे 50 सेंटीमीटर पे ब्लैक बोर्ड पर नहीं दिखाई दे रहा, 25 सेंटीमीटर पे नहीं दिखाई दे रहा, या 30 सेंटीमीटर पे नहीं दिखाई दे रहा, तो कौन सा डिफेक्ट होता है, यानी पास का नहीं दिख रहा ना, तो हाइपरमेट्रोपिया होता है। तो कौन सा लेंस यूज़ करते हैं हम, कॉन्वेक्स। बट अगर दूर का नहीं दिख रहा तो फिर कौन सा है, मायोपिया है, ठीक है। जैसे ब्लैक बोर्ड में लास्ट टेक्स्ट में बैठा दिया बच्चे को तो उसे दिख नहीं रहा ना, तो उसे दूर का नहीं दिख रहा, तो उसे कौन सा डिफेक्ट है, मायोपिया, ठीक है। तो इसका कॉज पूछे तो हाई कन्वर्जिंग पावर होती है आई लेंस की, किस कारण से, फोकल लेंथ कम हो जाने से, आई बॉल बड़ा हो जाता है इसमें, तो उल्टा लिखना है जैसे आपने हाइपरमेट्रोपिया में पढ़ा है। इसमें देखिए दूर से जब लाइट रेज आएंगी ना तो रेटिना पे ना बन के पहले ही वो आगे बन जाएगी इमेज, ठीक है। तो ये इमेज पहले बन जाती है। अगर करेक्शन करना है तो दूर से रेज को पास डाइवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि दूर से पास लाना है ना, तो डाइवर्स करने के लिए हम क्या लगाएंगे, डाइवर्जिंग लेंस, यानी कि कॉनकेव लेंस। तो ये दूर से पहले डाइवर्ज करके इस लाइन को पास से कहाँ ले जाएगा, दूर ले जाएगा, ठीक है। तो ये करेक्शन का डायग्राम है, इंपॉर्टेंट है दोनों ही। तो वैसे तो सैम्पल पेपर में बोले तो हाइपरमेट्रोपिया वाला ही है, बट मायोपिया भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सारा हो गया ना, इसमें एक और पार्ट पूछा, फोकल लेंथ पूछी थी, अगर फोकल लेंथ सॉरी दी हुई है, पावर पूछी थी। तो इंपॉर्टेंट है, पावर क्या होती है, एबिलिटी ऑफ अ लेंस कन्वर्ज और डाइवर्ज, ठीक है, लाइट। तो उस एबिलिटी को क्या कहते हैं, पावर। पावर का फॉर्मूला होता है 1/f, पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ f, f ज़्यादा तो पावर कम, f कम तो पावर ज़्यादा, ये याद रखना, ठीक है। तो जिस लेंस की फोकल लेंथ कम होगी उसकी पावर ज़्यादा होती है, जिस लेंस की फोकल लेंथ ज़्यादा होती है उसकी पावर कम होती है, उल्टा होता है यानी कि। तो 1/f, f आपका ना मीटर में होना चाहिए, तो पावर का जो यूनिट होगा वो डाइऑप्टर आ जाएगा। कब, डाइऑप्टर कब होगा, 1 डाइऑप्टर इज द फोकल लेंथ व्हेन लेंस इज 1 मीटर फोकल लेंथ, ठीक है। तो उसकी जो कन्वर्जिंग एबिलिटी है उसे 1 डाइऑप्टर कहेंगे। तो पावर डाइऑप्टर में होती है, कब होती है, जब ये मीटर में होता है। तो आपको तो मीटर में नहीं दिया, सेंटीमीटर में दिया 40, तो आप उसे मीटर में बदल के 40/100 करेंगे, है ना। तो ये जो 40/100 है रेसिप्रोकल होगा तो 100 ऊपर आ जाएगा। अब ये जो आंसर आएगा आपका 4 को 10 से डिवाइड करना, 4 2 जा, तो ये किस में आएगा, डाइऑप्टर में आएगा, तो इतनी पावर आएगी। अब ये प्लस में आ रही है ना पावर, तो हमें पता है कि कॉन्वेक्स लेंस होगा, अगर माइनस में आती तो कॉनकेव लेंस होता है, ठीक है। तो
तो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा। नेक्स्ट देखेंगे इसका लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है 33। व्हाट आर इंडोक्ट्रीन ग्लैंड्स। तो देखिए इंडोक्ट्रीन ग्लैंड्स क्या होते हैं, पहले तो डिफाइन करना है। एन ऑर्गन दैट मेक्स हार्मोन that are released directly into the blood and travel to tissues and organs all over the body। यानी ऐसे ऑर्गन जो हार्मोन्स बनाते हैं और रिलीज करते हैं ब्लड में, ठीक है, और ट्रैवल करता हुआ टिश्यूज़ ऑर्गन्स में सारी बॉडी में उसे ट्रैवल करवाते हैं। तो ये अगर इंडोक्राइन ग्लैंड बोले तो किस में हेल्प करेगा, बॉडी फंक्शंस लाइक ग्रोथ, डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म, फर्टिलिटी वगैरह में। अब इसमें आपको पूछा है ये जो डायग्राम बना हुआ है इंडोक्राइन सिस्टम का, आपको ना वैसे तो बहुत सारी लेबलिंग कर रखी है बट आपको जस्ट ए, ई और एफ का बताना है क्या नाम है। तो देखिए ए आपका ये है ना, ये ब्रेन के नीचे है जस्ट। तो ये ए जो है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है। काम क्या करता है, ये रिलीज करता है सेवरल हार्मोन्स, हेल्प करता है ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, एनर्जी फ्रॉम फूड को मैनेज करने में। अब इसमें ई पूछा है आपसे, तो ई आपका देखिए इस साइड है, ये रहा, ये ई है। तो ये क्या है, ई एड्रेनल ग्लैंड होता है ये, ठीक है। प्रोड्यूस करता है हार्मोन्स दैट हेल्प रेगुलेट योर मेटाबॉलिज्म, इम्यून सिस्टम, ब्लड प्रेशर, रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। क्लियर। नेक्स्ट इसमें पूछा है एफ का भी, और एफ कहाँ है, देखिए एफ यहाँ पे, ये दिख रहा है, ये ऐसा ट्रायंगल सा शेप का, ये क्या होता है, ये पेंक्रियाज होता है। पेंक्रियाज क्या करता है, नेचुरल जूस क्रिएट करता है ताकि फूड को ब्रेक डाउन कर सके। इस नेचुरल जूस को हम पैंक्रियाटिक एंजाइम कहते हैं, ठीक है। तो ये सारे इसके फंक्शंस भी है, और ये जो लेबलिंग थी ये मैंने आपको बता दी है। तो ये आप अच्छी तरह से लर्न कीजिए, यूज़फुल रहेगा आपके मिड टर्म और प्री बोर्ड वगैरह में भी और बोर्ड में भी। और बाकी सेक्शन डी आपको इस थोड़ी देर में ही मिल जाएगा। तो फिलहाल आप इसे रिवाइज़ कीजिए अच्छी तरीके से, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर भी कर देना ताकि सेक्शन डी भी जल्दी से बनाया जा सके, ठीक है। समझ आ गया होगा आपको, तो कमेंट में बताना समझ भी आ गया कि नहीं।